नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट पर। आज है 11 जून और आज हम देख रहे हैं करंट अफेयर से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसमें हम हर एक क्वेश्चन को ऑप्शनल टाइप में जो है वो देखेंगे और हर एक ऑप्शन की हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि और भी जो क्वेश्चन है प्रीवियस जो क्वेश्चन रहे हैं या फिर वो स्टैटिक जीके हो सारे के सारे इसमें कवर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आज का ये भाग जो पहला भाग है दिवस और नियुक्तियों से संबंधित रहेगा। तो प्रश्न 1 है, प्रत्येक वर्ष 8 जून को वैश्विक स्तर पर विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की मुख्य थीम क्या रखी गई थी? देखिए, वर्ल्ड ओशियन डे विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। और जो 2026 में 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया उसकी थीम बतानी है, थीम क्या रखी गई थी। तो इसकी थीम थी हमारी विरासत हमारे महासागर। क्या थीम थी? हमारी विरासत हमारे महासागर। महासागरों के संरक्षण और हमारे जीवन में उनके महत्व को उजागर करने के लिए 8 जून को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2026 की थीम हमारी विरासत हमारे महासागर रखी गई है, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने पर जोर देती है। इसी के साथ 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 2026 मनाया गया, जिसकी वैश्विक मेजबानी इस बार अजरबैजान ने की। तो विश्व पर्यावरण दिवस है जो वो कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और मेजबानी इस बार वैश्विक मेजबानी किसने की है? अजरबैजान ने। किसने की है? अजरबैजान ने। और जो हमने बताया 8 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशियन डे। हमारी विरासत हमारे महासागर इस बार की थीम थी। इसके साथ जो और ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बी दिया गया है समुद्री जैव विविधता का पुनर्निर्माण। समुद्री जैव विविधता का पुनर्निर्माण यह पूर्व के वर्षों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा महासागरों के स्टीगर्स हिस्सों को पुनर्जीवित करने के लिए अभियान का मुख्य एजेंडा रहा है। इसका संबंध सतत विकास लक्ष्य से है, SDG 14 लाइफ बिलो वाटर से है। देखिए, समुद्री जैव विविधता का पुनर्निर्माण ये क्या है? ये एक अभियान जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाया गया महासागरों के स्टीगर्स हिस्सों को जो है पुनर्जीवित करने के लिए, और इसका संबंध सतत विकास लक्ष्य से था। ऑप्शन सी देख लेते हैं, हमारी नदियां हमारा जीवन। यह राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजनाओं में गंगा पुनरुद्धार द्वारा जैसी परियोजनाओं के तहत जल स्रोतों की स्वच्छता के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रमुख नारा है। ये एक नारा है, हमारी नदियां हमारा जीवन। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजनाओं जैसे गंगा पुनरुद्धार जैसी परियोजनाओं के लिए नारा उपयोग किया गया। ऑप्शन डी दिया गया है प्लास्टिक प्रदूषण का अंत। यह थीम विशेष रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ वैश्विक अभियानों और विश्व पृथ्वी दिवस के कार्यक्रमों में प्रमुखता से उपयोग की जाती है। विश्व पृथ्वी दिवस। देखिए, प्लास्टिक प्रदूषण का अंत। प्लास्टिक देखिए बहुत ही इतनी अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक से प्रदूषण बहुत होता है। अगर इसको जला दे तब भी बहुत प्रदूषण, पानी में फेंक दे तब भी प्रदूषण ही है। तो इसके खिलाफ जो वैश्विक अभियान है उसमें या फिर विश्व पृथ्वी दिवस है उसकी ये मुख्य रूप से थीम रखी जाती है, प्लास्टिक प्रदूषण का अंत। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर CEA के पद पर नियुक्त किया गया है? CEA चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया गया है। डॉक्टर नागेश्वरन को भारत सरकार ने उनके बेहतरीन आर्थिक योगदान को देखते हुए महत्वपूर्ण पद सेवा के विस्तार और निरंतरता दी है। मुख्य आर्थिक सलाहकार सीधे केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत काम करते हैं और देश का वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये किसके अंतर्गत कार्य करते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत ये काम करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं और जो देश के वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण है, इकोनॉमिक सर्वेक्षण है, उनको तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार। इसके अलावा जो और ऑप्शन दिए गए उनको भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास यह भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान और 25वें गवर्नर हैं, जिन्हें वैश्विक स्तर पर गवर्नर ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा जा चुका है। गवर्नर ऑफ द ईयर, देखिए क्या है, गवर्नर ऑफ द ईयर के सम्मान से किसको नवाजा गया है? शशिकांत दास। तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। आरबीआई की कौन से नंबर के गवर्नर है? 25वें नंबर की। ऑप्शन सी दिया गया है केवी सुब्रमण्यम। केवी सुब्रमण्यम कौन है? भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत के आधिकारिक कार्यकारी निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसमें क्या है? भारत के आधिकारिक कार्यकारी निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं, कार्यकारी निदेशक हैं ये, और पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार भी ये रह चुके हैं। ऑप्शन डी देखेंगे डॉक्टर अरविंद वीरमानी। डॉक्टर अरविंद वीरमानी यह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री वर्तमान में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कौन है डॉक्टर अरविंद वीरमानी? नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, जो सितंबर 2026 से अपना कार्यभार संभालेंगे? UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष बताने हमें कौन चुने गए हैं? डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। इन्हें वैश्विक कूटनीति में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की इस सबसे बड़ी संस्था के आगामी स्तर की कमान सौंपी गई है। इनका मुख्य उद्देश्य वैश्विक शांति, सतत विकास लक्ष्यों में गति देना और जलवायु परिवर्तन पर सदस्य देशों के बीच आपसी सहमति बनाना होगा। तो डेनिस फ्रांसिस चुने गए हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष। ऑप्शन ए दिया गया है, जो देख लीजिए, एंटोनियो गुटरेस कौन है? ये वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल हैं, जो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अब क्या है, कौन है? UNO के महासचिव, सेक्रेटरी जनरल हैं ये, एंटोनियो गुटरेस। ऑप्शन बी दिया गया है अजय बंगा कौन है? भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अजय बंगा वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, अमेरिकी नागरिक हैं, भारतीय मूल के ही हैं। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा कौन है? ये वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को देख रही है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। भाग 2 देखेंगे, राष्ट्रीय, राज्य और रक्षा से संबंधित क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 4, भारत के किस प्रमुख शहर में देश के पहले राष्ट्रीय AI और साइबर सुरक्षा केंद्र 2026 नेशनल AI साइबर सिक्योरिटी सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है? राष्ट्रीय AI और साइबर सुरक्षा केंद्र 2026 का उद्घाटन कौन से शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसका उद्घाटन देश की राजधानी में किया गया ताकि सरकारी डेटा को सुरक्षित रखा जा सके। यह केंद्र आधुनिक AI टूल के जरिए देश पर होने वाले बड़े साइबर हमलों को रोकने के लिए काम करेगा। तो जो राष्ट्रीय AI और साइबर सुरक्षा केंद्र 2026 में कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली में। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा। और ये काम क्या करेगा? साइबर हमले जो होते हैं देश के ऊपर, उनको रोकने का ये मुख्य कार्य करेगा। ऑप्शन बी देख लीजिए, हैदराबाद के बारे में क्या जानते हैं? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। इसको जीनोम वैली भी कहा जाता है, हैदराबाद को। हाल ही में यहाँ देश के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माण इकाई का विस्तार किया गया है,
सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माण इकाई का विस्तार कहां पर किया गया? हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी है, जिनोम वैली भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन सी दिया गया पुणे। महाराष्ट्र के इस शहर में स्थित सीडैक में भारत का नया सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है जो मौसम विज्ञान के अनुसंधान में मदद करेगा। तो महाराष्ट्र का शहर है पुणे। सीडैक में, इस शहर में स्थित सीडैक में क्या किया गया? भारत का नया जो सुपर कंप्यूटर उसको स्थापित किया गया। क्या करेगा ये सुपर कंप्यूटर? मौसम विज्ञान का अनुसंधान करने में मदद करेगा। ऑप्शन डी बेंगलुरु। सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, किसकी राजधानी है? बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी है ये। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। और इस शहर में हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी की है। किसकी? राष्ट्रीय डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किसने की है? बेंगलुरु ने। प्रश्न नंबर 5 देखिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में किस राज्य के तट से नई पीढ़ी के परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने किसके तट से किया? किस राज्य के तट से? उड़ीसा से। यह सफल परीक्षण उड़ीसा के तट पर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर आइलैंड से किया गया। अग्नि प्राइम मिसाइल 1000 से 2000 किलोमीटर की दूरी तक स्टिक मार करने वाली बेहद आधुनिक और हल्की मिसाइल है जिसे ट्रेन या रोड मोबाइल लॉन्चर से कहीं भी ले जाया जा सकता है। कौन सी? अग्नि प्राइम। डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया। डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम का कहां पर? उड़ीसा के तट पर। कहां पर? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसको व्हीलर आइलैंड भी कहा जाता है। व्हीलर आइलैंड, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, वहां पर किया गया है। कैसी मिसाइल है ये? अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि प्राइम मिसाइल जो 1000 से 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्टिक मार कर सकती है और ये इतनी हल्की है कि इसको ट्रेन या रोड के द्वारा कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इसके अलावा जो और ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है एक आंध्र प्रदेश। यहाँ के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो अपने सभी प्रमुख रॉकेट और उपग्रह जैसे चंद्रयान और गगनयान लॉन्च करता है। जो भी महत्वपूर्ण उपग्रह रहते हैं, कोई भी मिशन रहता है इसरो का, तो वो सारे कहां से लॉन्च किए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में स्थित श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ऑप्शन बी दिया गया केरल। केरल में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से भारत के शुरुआती रॉकेट विज्ञान अभियानों का संचालन किया गया था। किसे? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। जो शुरुआती रॉकेट है उनका यहां से संचालन किया गया था। आपने देखा होगा एक वीडियो में या फिर एक रील में देखी होगी एक फोटो, उसपे जो मिसाइल हैं उसको कैसे रॉकेट है कैसे लेके जा रहे हैं, साइकिल के ऊपर रख के लेके जा रहे हैं। वो जो की गई थी पहली जो संचालन किया गया था वो इसी से इसको लॉन्च किया गया था, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन से। कहां पर है ये? केरल के अंदर। और केरल और भी चर्चा में एक बात से और है, क्योंकि प्रोजेक्ट जीरो इन्होंने अभियान चलाया है जिसके तहत जो सरकारी ऑफिस है कि उसमें भ्रष्टाचार को बिल्कुल जीरो शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। सारे क्वेश्चन हम करंट अफेयर में देखते हैं, आप और भी वीडियो देख सकते हैं। ऑप्शन डी दिया गया है राजस्थान। राजस्थान के पोखरण रेंज का उपयोग मुख्य रूप से भारतीय सेना के द्वारा तोपों, टैंकों और पूर्व में परमाणु परीक्षणों के लिए किया गया है। पोखरण रेंज का उपयोग भारतीय सेना द्वारा तोप, टैंक और पूर्व परमाणु परीक्षणों के लिए। देखो परमाणु परीक्षण हुए हैं, दो प्रमुख परमाणु परीक्षण किए गए हैं, पोखरण में ही वे किए गए हैं, तो राजस्थान में ही पोखरण। प्रश्न नंबर 6 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 किस राज्य सरकार ने की है? ये युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने। वहां के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। उनके द्वारा इस योजना के नए चरण को मंजूरी दी गई है जिसके तहत स्थानीय युवा में उद्योग लगाने के लिए बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा। बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 के तहत।
इस योजना में महिलाओं तो और अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को विशेष सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। और ऑप्शन देख लेते हैं जो और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बिहार। बिहार के बारे में एक चीज अभी बहुत चल रही है जो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन रही है। स्वच्छता इंडेक्स में, ग्रामीण स्वच्छता इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है पूर्वी क्षेत्र राज्य में। पूर्वी क्षेत्र है जो उनमें पहले स्थान पर रहा है बिहार ग्रामीण स्वच्छता इंडेक्स में। मध्य प्रदेश, हाल ही में देश में सबसे बड़े वन्य जीव गलियारे वर्ल्ड लाइफ कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी गई है जो कान्हा और बांधवगढ़ नेशनल पार्क को जोड़ेगा। कान्हा और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, इनको जोड़ने का काम करेगा। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर वन्यजीव गलियारे का, इसको मंजूरी मिल गई है। ऑप्शन डी दिया गया है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने हाल ही में अपने युवाओं के लिए कौशल विकास को अनिवार्य करते हुए अग्निवीर कौशल योजना के तहत विशेष आरक्षण नीति लागू की है। अग्निवीर कौशल योजना जानते हैं, 4 साल के लिए इनको फौज में भेजा जाता है। काफी चर्चा का विषय है। देखिए प्रश्न नंबर 7, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और नक्सल विरोधी अभियानों के तहत किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन प्रहार 2026 के जरिए भारी सफलता हासिल की है? ऑपरेशन प्रहार, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और नक्सल विरोधी अभियानों के तहत किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार 2026 के जरिए भारी सफलता हासिल की है? देखिए छत्तीसगढ़ रहेगा इसका आंसर। छत्तीसगढ़ पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने संयुक्त प्रयास के बस्तर और सुकमा के जंगलों में यह अभियान चलाया। कहां पर? बस्तर और सुकमा के जंगलों में। इसके तहत सुरक्षा बलों ने कई संवेदनशील क्षेत्रों को मुख्य धारा में जोड़ने और स्थानीय ग्रामीणों में सुरक्षा का भाव पैदा करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। देखिए नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया ऑपरेशन प्रहार 2026 छत्तीसगढ़ के अंदर। ऑप्शन ए दिया गया झारखंड। झारखंड सरकार ने माओवादियों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास के लिए ऑपरेशन नवजीवन की शुरुआत की है। देखिए ऑपरेशन नवजीवन ये महत्वपूर्ण है, झारखंड सरकार ने इसकी शुरुआत की है। काफी चर्चा में ये बना हुआ है क्योंकि जो माओवादी है, नक्सलवादी है, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुनर्वास के लिए ये उनके पुनर्वास के लिए जो है ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन नवजीवन, सरेंडर उन्होंने कर दिया है। ऑप्शन बी देखिए पश्चिम बंगाल। इस राज्य ने हाल ही में अपने तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा और अवैध प्रवासियों की निगरानी के लिए विशेष होल्डिंग सेंटर नीति लागू की है। देखिए प्रवासियों की समस्या रही है पश्चिम बंगाल में, प्रवासी आ जाते हैं बांग्लादेश से या फिर और, तो उनको कहीं कहीं में ना घूमे, उनकी आइडेंटिटी क्या है ये सभी जानने के लिए, और जो भी है उनको तब तक वे यहाँ रहेंगे, इनके लिए एक होल्डिंग सेंटर जो है उसकी नीति लागू की गई है। जो भी ये प्रवासी है ये वहीं ठहरेंगे, तो पश्चिम बंगाल ने ही शुरू की है। ऑप्शन सी दिया गया है असम। असम सरकार ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए प्रोजेक्ट सतर्क के तहत आधुनिक कैमरों और ड्रोन्स का जाल बिछाया है। असम ने कौन सा? प्रोजेक्ट सतर्क। भाग नंबर 3 में देखेंगे अंतरराष्ट्रीय खेल, बैंकिंग और पुस्तकों से संबंधित। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में संपन्न हुए फीफा अंडर 20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश की फुटबॉल टीम ने अपने नाम किया? कौन सी फुटबॉल टीम है, किस देश की है जिन्होंने फीफा अंडर 20 विश्व कप 2026 को जीता है? इसका सही आंसर रहेगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के युवा फुटबॉलर टीम ने फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। यह जीत अर्जेंटीना के फुटबॉल इतिहास में उनकी युवा प्रतिभाओं की श्रेष्ठता को वैश्विक मंच दोबारा स्थापित करती है। अर्जेंटीना ने जीता भाई फीफा अंडर 20 विश्व कप 2026। और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी दिया गया है फ्रांस। तो फ्रांस की टीम इस टूर्नामेंट में उपविजेता रही है। फ्रांस वर्तमान में यूरोपीय फुटबॉल परिसंघ UEFA की सबसे मजबूत टीमों में से एक मानी जा रही है। तो रनर अप कौन रही है, उपविजेता कौन सी टीम रही है? फ्रांस की टीम। ऑप्शन सी ब्राजील। ब्राजील ने हाल ही में दक्षिण अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका के शुरुआती चरणों में रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। जो कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप हुई है
दक्षिण अमेरिका के अंदर उसमें ब्राजील ने अपनी जीत दर्ज की है। ऑप्शन डी दिया गया है इटली। इटली की सीनियर टीम आगामी बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए यूरोपियन क्वालिफायर्स में अपनी रणनीतियों को लेकर चर्चा में रही है। तो देखिए अब देखते हैं प्रश्न 9, विश्व बैंक से संबंधित ये क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2026 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर कितनी रहने का अनुमान लगाया गया। जीडीपी कितनी रह सकती है? वर्ल्ड बैंक द्वारा यह अनुमान लगाया गया विश्व बैंक के द्वारा, ये रह सकती है 6.8%। 6.8%। विश्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में मजबूत घरेलू मांग, बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च और विनिर्माण क्षेत्र में तेजी के कारण भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया है। सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया गया है। दर कितनी बताई है? 6.8% की संभावना उन्होंने जताई है। ऑप्शन ए दिया गया है 5.5। यह अनुमान मुख्य रूप से वैश्विक मंदी, भू राजनीतिक तनावों के कारण कुछ यूरोपीय और पश्चिमी देशों की विकास दर के लिए जारी किया गया है। तो 6.2। आईएमएफ ने शुरुआत में अपने मध्यम अवधि के आर्थिक अनुमानों में भारत के लिए इस दर का संकेत दिया था, जो बाद में संशोधित किया गया है, 6.2 का दिया था। 7.4। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ आंतरिक नीतिगत दस्तावेजों के अनुकूल मानसून रहने की स्थिति में उस उच्च विकास दर को छूने की आशावादी लक्ष्य रखा गया है। 7.4 छू सकती है, बताया गया है आरबीआई में। प्रश्न नंबर 10। प्रसिद्ध लेखिका गीतांजलि श्री द्वारा लिखित नई पुस्तक का विमोचन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया, जो समाज के बदलते ताने माने पर आधारित है। तो किसके द्वारा, कौन लेखिका? प्रसिद्ध लेखिका गीतांजलि श्री। किस पुस्तक का विमोचन उन्होंने किया है? नई दिल्ली में किया है, जो समाज के बदलते ताने बाने पर आधारित है। रेत की परछाइयां। कौन सी? रेत की परछाइयां पुस्तक किसने लिखी है? गीतांजलि श्री ने। दिल्ली में इसका क्या है? विमोचन किया गया है गीतांजलि श्री द्वारा। रेत की परछाइयां। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री की यह नई कृति मानवीय रिश्तों और आधुनिक जीवन के अंतर्विरोध को बेहद संजीदगी से दिखाती है। तो बुकर पुरस्कार विजेता है गीतांजलि श्री। बुकर पुरस्कार इनको मिल चुका है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो ये याद रखिएगा, गीतांजलि श्री, नई दिल्ली में विमोचन किया है। रेत की परछाइयां उनकी जो पुस्तक है उसका नाम है, और बुकर पुरस्कार विजेता रही है गीतांजलि श्री। ऑप्शन ए दिया गया है टॉम्ब ऑफ सैंड। यह उनकी ऐतिहासिक पुस्तक रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद है, जिसे डेजी रॉकवेल ने अनुवादित किया था, और इस पुस्तक के लिए उन्हें 2002 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिल चुका है। किसके लिए मिला है? टॉम्ब ऑफ सैंड रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद ये है। रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड। और डेजी रॉकवेल ने इसको अनुवादित किया है, डेजी रॉकवेल ने। और इसी पुस्तक के लिए, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 में इनको मिला था। ऑप्शन सी दिया गया है विक्ट्री सिटी। यह विश्व प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी द्वारा लिखित एक बेहद चर्चित ऐतिहासिक फिक्शन उपन्यास है, जो दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य पर आधारित है। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य, आपने हिस्ट्री में बहुत पढ़ा हुआ है इसके बारे में। तो विक्ट्री सिटी लेखक है इनके सलमान रुश्दी, बेहद चर्चित ऐतिहासिक फिक्शन उपन्यासी हैं। फिक्शन उपन्यास है, किस पर आधारित है? भारत के विजयनगर साम्राज्य पर आधारित है। देखिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जो भी है अभी न्यूज में बन रहे हैं, ये इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बड़ी अच्छे से आप तैयारी कीजिए इनकी। द गोल्डन ईयर। तो भारत के पसंदीदा एंग्लो इंडियन लेखक हैं रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित ये पुस्तक है, जिनमें उन्होंने अपने जीवन के शानदार अनुभव को साझा किया है। द गोल्डन ईयर किसके द्वारा? एंग्लो इंडियन लेखक है। एंग्लो इंडियन लेखक को कौन? रस्किन बॉन्ड एंग्लो इंडियन लेखक है, उन्होंने अपने इसके जीवन के अनुभव का वर्णन किया है। द गोल्डन ईयर इस पुस्तक का नाम है। इंपॉर्टेंट रहेंगी सारी चीजें, आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन देखे हैं, और भी चीजें जो इसमें इंक्लूड हो सकती थी, एक्सप्लेन हो सकती थी, हमने पूरी तरह से उनको कोशिश की है।
तो अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे चैनल टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक मैं इसमें प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो इसके साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की और भी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।